गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अर्थात जो कंपनी के अफसर थे किस तरीके से उन्होंने जो राज्य था पूरा वो अपने अधिकार में ले लिया। तो नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, अर्थात उनके पास ताकत भी थी और उन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में भी ले लिया था। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा और कंपनी में जो काम करने वाले थे वो सभी अब जैसे राजा की तरह बिहेव करने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। जो वहाँ के जो प्राचीन नवाब थे उनको ये बाध्य कर दिया गया कि वो जो कर्मचारी है कंपनी के उनको तोहफे दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अर्थात चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। अर्थात जो कंपनी है उसे जो सरकार थी उसने क्या किया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसे नियुक्त किया, लेकिन वो एक खुद भी भ्रष्ट था, इसलिए उसे जो वहाँ की संसद थी उसमें सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति अर्थात उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली और इन आरोपों के कारण क्या है वो उन आरोपों को सहन नहीं कर सका तो उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। अर्थात कुछ तो ऐसे थे जो बहुत कम उम्र में ही एक तरीके से बीमारियों का शिकार हो गए और वो मर गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से भी आए, अर्थात जितने भी गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे वो सभी भ्रष्ट नहीं थे, कुछ ईमानदार भी थे जो एक साधारण परिवार से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। अर्थात क्या है कि कोई भी जो साधारण परिवार का व्यक्ति जब अमीर बन जाता है तो आसपास के जो उसके आसपास के क्षेत्र के वातावरण के जो लोग हैं उसको क्या है वो ऊंचा समझने लग जाते हैं। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अर्थात उसने सीधे तौर पर हमला नहीं किया, सीधे तौर पर उन्होंने शासन को अपने में नहीं मिलाया, बल्कि पहले उसने कुछ अपनी तरफ से राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में
रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, अर्थात जो रियासतें होती थी, क्योंकि अपने भारत में तो पहले रियासतें ही थी। हमारे भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी जहाँ पर अलग अलग राज्यों का शासन था। तो इन राज्यों में क्या किया उन्होंने कि अपने रेजिडेंट, अपने कुछ अधिकारी नियुक्त कर दिए जो पूरा का पूरा ध्यान रखते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे, अर्थात जो राज्य प्रशासन चलता था रियासतों में, उसमें वो अपना दखलंदाजी करने लगे। और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। अर्थात जब भी कोई नया राजा बनेगा, कैसा बनेगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, इस बारे में फैसला भी वो रेजिडेंट ही करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियां भी थोप दी। सहायक संधियां होती है कि जब कोई शक्तिशाली राज्य होता है और दूसरा कमज़ोर राज्य होता है, तो जो कमज़ोर राज्य होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से सहायक संधियां करता था, जिसमें अंग्रेज़ उसे बचाने का पूरा दावा करते थे। और एक तरीके से जो खर्चा होता था वो उस राजा का ही होता था, और जो उसका राजनीतिक जो प्रशासन चलता था वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाया जाता था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियां भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, अर्थात उस राज्य में जो सेनाएं हैं वो अंग्रेज़ों की रहेगी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी, और जो सेना होती थी अंग्रेज़ों की उसका पूरा खर्चा वो राजा ही देता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, और राजा अगर कंपनी को पैसा नहीं चुका पाता था तो वो जो पूरा इलाका होता था उसे अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लेते थे। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजरी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। इसके बाद है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को कहते हैं शेर ए मैसूर, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।